हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 2 क्वेश्चंस हैं और दोनों ही क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करना है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर 8 इक्वेशंस दे रखी हैं और इन 8 इक्वेशंस में से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है या फिर कहो बताना है कि इन 8 इक्वेशंस में से कौन कौन सी इक्वेशंस ऐसी हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या चेक करना है कि भाई दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। और अगर ये चीज चेक करनी है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, भाई हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बोलते किस तरीके की इक्वेशन को है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसी चीज पर चर्चा करते हैं। भाई कोई भी इक्वेशन जो कि कैसी फॉर्म की हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की। तो कोई भी इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की हो, जहां पर के a b और c की जगह पे लिखे गए नंबर्स अपने आप में कैसे नंबर्स हो, रियल नंबर्स हो, साथ में बेटा a 0 के इक्वल ना हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोई भी इक्वेशन जिसकी फॉर्म कैसी हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की हो, जहां पर कि a b और c की जगह पर लिखे गए नंबर्स रियल नंबर्स हो लेकिन a 0 के बराबर ना हो, तो इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बात समझ आ गई है यहाँ पर। अब बेटा बात को थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने बोला कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या b 0 के इक्वल हो सकता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि b 0 हो सकता है और तब इसकी फॉर्म कैसी रहेगी, ax स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या रखते हैं 0, तो ax स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी इक्वल टू 0। क्या बेटा c 0 हो सकता है ऐसे केस में? तो बिल्कुल हो सकता है। और उस केस में इसी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर कहेंगे क्या b और c दोनों 0 हो सकते हैं? तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तब इसी इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ax स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कशन करें तो हम लोग बेटा जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये जो टर्म होता है ना, पहले तो समझे कितने टर्म्स होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, 3 टर्म्स होते हैं। जो पहला वाला टर्म होता है ना, जहाँ पे कि वेरिएबल की पावर 2 होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, करेक्ट है। दूसरा जो टर्म होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टर्म। और तीसरा वो टर्म होता है जिसमें वेरिएबल नहीं दिखाई देता, मतलब ये होता है कांस्टेंट टर्म, करेक्ट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है उसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं। पहला होता है क्वाड्रेटिक टर्म, दूसरा होता है लीनियर टर्म और तीसरा होता है कांस्टेंट टर्म। अब इन 3 फॉर्म्स का मतलब क्या है? इन 3 फॉर्म्स का मतलब है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लीनियर टर्म ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी भी दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लीनियर और कांस्टेंट दोनों ही टर्म्स ना हो, करेक्ट है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक टर्म ना हो, करेक्ट। तभी तो बोला है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर होगा तभी ऐसा पॉसिबल होगा ना कि क्वाड्रेटिक टर्म उस इक्वेशन के अंदर होगी। बात समझ आ गई है? अब अगर ये फॉर्म समझ आ गई है तो बेटा अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर और एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो इक्वेशन दे रखी है वो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में x माइनस 3। हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन पे थोड़ा सा काम करेंगे और काम करने के बाद में सारे के सारे टर्म्स को ना एक तरफ लेकर आ जाएंगे और फिर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे इस फॉर्म के साथ में, इस फॉर्म के साथ में, इस फॉर्म के साथ में, इस फॉर्म के साथ में या फिर इस फॉर्म के साथ में। और अगर वो फॉर्म बेटा इनमें से किसी भी फॉर्म की है तब हम लोग कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ठीक है, तो चलिए करिए सिंप्लीफाई इसको। यहाँ पर देखें तो कैसी फॉर्म तैयार हो रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगा दीजिए बेटा यहाँ पर a का मतलब x और इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस 2ab से बेटा इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको।
एंड दिस इक्वल टू, देखो 2 ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई करेगा x के साथ में तो बन गया 2x, और 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -6। कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो मतलब 2x से 2x हो गया कैंसिल। अब क्या करिए, इस -6 को लेकर आ जाइए इधर, एक्स स्क्वायर अपनी प्लेस पर रखिए, +1 ऐसे एज इट इज रखा, और इसको लाएंगे तो प्लस का 6 एंड दिस इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देंगे तो 7 एंड दिस इक्वल टू 0। हम लोग देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, क्या नहीं है, लीनियर टर्म नहीं है। तो वैसे तो इतनी कहानी से चीजें समझ आ रही होंगी। अदरवाइज इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 0 प्लस कर दिया जाए, किसमें प्लस किया हम लोगों ने, 0 एक्स स्क्वायर प्लस 7 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 में अगर 0 प्लस कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। या फिर इसी 0 को हम लोग ऐसे लिख दें तो 0 इंटू एक्स का मतलब अभी भी क्या है 0, मतलब एक एक्सप्रेशन में 0 प्लस कर रहे हो तो कोई असर डालने वाला है नहीं ना। लेकिन हम लोगों की फॉर्म जरूर बन जाती है ऐसा कर देने से। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसी फॉर्म बन रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म तैयार हो रही है। या तो कह लो कि ये फॉर्म बन रही है या फिर कह लो कि ये फॉर्म बन रही है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Therefore this is a quadratic इक्वेशन। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, ठीक है। अगर फर्स्ट पार्ट क्लियर है तो बेटा अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को इक्वेशन क्या दे रखी है, यहाँ हम लोगों को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2 ब्रैकेट में है, फिर इनटू में क्या है 3 माइनस एक्स। क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए, सारे के सारे टर्म्स को बेटा एक तरफ लेकर आए और फिर उसके बाद में कंपेयर करें उस फॉर्म को इस फॉर्म के साथ, यही करना है बस। तो चलिए करिए, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज लिख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6, -2 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें, -x में, तो माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, और 2 और x का मल्टीप्लाई हुआ 2x। सारे टर्म्स को बेटा लेके आ जाओ एक तरफ, ये अपनी जगह पर है रखो, माइनस का 2x है रखो, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। इसको फिर से हम लोग इधर लेके आ रहे हैं तो ये कितना हो गया, प्लस का 6 एंड दिस इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, -2x और -2x कितना हो गया, माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखो 3 टर्म्स दिख रहा है ना, 3 टर्म्स में एक है क्वाड्रेटिक टर्म पहला वाला, दूसरा लीनियर टर्म और तीसरा कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों, ये से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग, शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आई। तो सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने देखा बेटा क्या है, अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है इसको भी एक बार चेक करें कि भैया ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है थर्ड पार्ट में x-2, इंटू में क्या है, इंटू में है x+1, इक्वल में है x-1 और इंटू में है x+3। क्या करें बेटा, सिंप्लीफाई करें, उसके लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो x का मल्टीप्लाई करो पहले x में तो कितना बना x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई करो 1 में तो कितना हुआ x, -2 का मल्टीप्लाई करो x में तो माइनस का 2x, -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस माइनस -2, करेक्ट है जी। x का मल्टीप्लाई x में किया तो बना x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 में किया तो बन गया 3x, -1 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो -x, और -1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो माइनस का 3 हुआ। बात यहाँ तक समझ आती है। हम लोग जानते हैं कि इक्वल के इधर उधर अगर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर है और इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर है तो ये आपस में हो गए कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो x-2x है, तो x-2x को क्या लिख सकते हैं, -x, और साथ में क्या है -2, इक्वल का साइन है रखो भाई। 3x - x क्या होता है, ये होता है 2x, और साथ में क्या है -3। क्या करना है, सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर आ जाना है, ठीक है। तो जब हम लोग बेटे इसको इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाना है, सबसे पहले वही लिख दो, -2x और साथ में क्या है -x,
-2 अपनी जगह पर है और इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाना है, ये 3 का था, नेगेटिव था ना, एंड दिस इक्वल टू 0। फर्दर क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिखा जा सकता है माइनस का 3x और -2 प्लस 3 कितना होगा, माइनस प्लस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि भैया इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, जिनमें से कौन कौन से टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, लीनियर टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। और हम लोगों ने क्या सीखा था कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक टर्म तो मस्ट है, एक बार को लीनियर ना हो, एक बार को कांस्टेंट ना हो, या फिर एक बार को दोनों ही ना हो तो चलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कौन सा टर्म गायब है, क्वाड्रेटिक टर्म ही गायब है। तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं होगी। तो क्या लिखें, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कैसी फॉर्म में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। अब फोर्थ पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है, इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3 इंटू में है 2x प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू x इंटू में x प्लस 5। क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और उसके लिए हम लोगों को करना होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं, x का मल्टीप्लाई करें 2x में तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई करें 1 में तो क्या होगा, ये बन जाएगा प्लस का x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 2x में करेंगे तो माइनस का 6x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 में करेंगे तो माइनस का 3 एंड दिस इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x में किया तो x स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो बन गया 5x। अब देखो फर्दर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल में क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x। सारे टर्म्स को इस साइड में लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको लिखा 2x स्क्वायर, फिर इसको लिख दो माइनस का x स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म माइनस का 5x और इसको लाएंगे तो माइनस का 5x बन गया और बचा कौन, -3 एंड दिस इक्वल टू 0। फर्दर इसको करते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 5x हो गया माइनस का 10x और फिर -3 इक्वल टू 0। देखो 3 टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से एक टर्म हम लोगों का क्वाड्रेटिक फॉर्म में लीनियर फॉर्म का है, दूसरा तीसरा कांस्टेंट फॉर्म का है। तो मतलब कैसी फॉर्म है, ऐसी फॉर्म है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज इन द फॉर्म, कैसी फॉर्म में है, ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। Therefore, this is a quadratic equation। इसका मतलब जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है फोर्थ पार्ट में वो अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं अब हम लोग। तो बेटा फिफ्थ पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है एक बार लिखे उसको। इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 1 इंटू में है क्या, x माइनस 3 इक्वल में है x प्लस 5 और फिर इंटू में x माइनस 1। सिंप्लीफाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई -3 में करोगे तो माइनस का 6x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में किया तो माइनस x और माइनस 1 का मल्टीप्लाई -3 में, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस, तो प्लस का 3 एंड दिस इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x में किया तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का x, 5 का मल्टीप्लाई x में किया तो प्लस का 5x और 5 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो माइनस का 5। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब इनको कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो ये टर्म ऐसे ही लिखा 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस x, तो ये कितना हो गया, माइनस का 7x प्लस का 3 एंड दिस इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 5x, ये बन गया प्लस का 4x माइनस 5। सारे टर्म्स को बेटा एक तरफ लेकर आ जाते हैं। तो 2x स्क्वायर, इस टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस x स्क्वायर, इसको लिखो माइनस का 7x, फिर इसको लेके आओ तो माइनस का 4x, ये वाला टर्म लिखा प्लस का 3, इसको लाएंगे तो प्लस का 5 एंड दिस इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या मिलता है, x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 4x हो जाता है माइनस का 11x और इन दोनों को प्लस कर दें तो बन गया 8 एंड दिस इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म, मतलब कैसी फॉर्म, ऐसी फॉर्म। सो फिर से लिखिए, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ चेक कर लेंगे फॉर्म आ रही है या फिर नहीं आ रही है। राइट, तो लास्ट नहीं है, 6 पार्ट पर आते हैं अब हम लोग। तो बेटा 6 पार्ट में हमें क्या दिया है, हम लोगों को जो इक्वेशन दे रखी है वो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
और इक्वल में क्या है, इक्वल में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको कर देते हैं x प्राइम। तो a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब हुआ 4 माइनस 2ab का मतलब हो गया माइनस का 4x। इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स आपस में हो जाते हैं, कैंसिल तो कर दिया हम लोगों ने। सारे टर्म्स को ले आते हैं बेटा इधर, तो 3x अपने प्लेस पर है, इसको लाएंगे तो ये प्लस का 4x बन गया, फिर ये लिखो और इसको लाओगे तो माइनस का 4 बन जाएगा एंड दिस इक्वल टू 0। जरा सॉल्व करो, क्या बना 7x, इन दोनों को सॉल्व करो तो माइनस 3 इक्वल टू 0। हम लोग देख रहे हैं कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और इन 2 टर्म्स में कौन कौन से टर्म्स हैं, लीनियर टर्म देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट टर्म देखने को मिल रहा है, जबकि क्वाड्रेटिक टर्म मिसिंग है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगले को चेक करें, तो अगले पार्ट में हम लोगों को दिया है क्या, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x और फिर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है ना, वो फॉर्म है कैसी, वो फॉर्म है बेटा a प्लस बी के होल क्यूब जैसी। और a प्लस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन क्या होता है, देखो इसका एक्सपेंशन होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये होता है एक्सपेंशन किसका, a प्लस बी के होल क्यूब का। इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं। a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है, तो सबसे पहला टर्म a क्यूब यानी कि x का क्यूब, फिर होता है b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब कितना होगा 8, फिर होता है 3a स्क्वायर b, तो आपने रखा 3a स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर इंटू b का मतलब 2, फिर होता है 3ab स्क्वायर, तो 3a का मतलब x और b का मतलब 2 और इसका स्क्वायर। इक्वल में क्या है, इक्वल में है 2x और इनटू में x स्क्वायर माइनस 1, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2x है तो ये दोनों टर्म्स को करेगा मल्टीप्लाई, तो 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो क्या मिलेगा 2x क्यूब मिल जाएगा, और 2x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 2x हो जाता है, करेक्ट है। फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया तो ये बन गया x क्यूब प्लस 8, ऐसे ही रखिए, x स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर करने पे, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर बन गया, प्लस का साइन रखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12, और साथ में क्या है x, इक्वल में क्या है 2x क्यूब माइनस का 2x। सारे टर्म्स को बेटा एक तरफ लेकर आ जाओ, तो यहाँ पे सबसे पहले ये टर्म लिखा, और इसको अगर इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 2x क्यूब, फिर स्क्वायर वाला टर्म लिख दो 6x स्क्वायर है ना, फिर उसके बाद में ये वाला टर्म 12x, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर कौन बैठा हुआ है 8 एंड दिस इक्वल टू 0। देखो x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना हो गया, माइनस का x क्यूब, 6x स्क्वायर अकेला ही टर्म है, इसको ऐसे ही लिखो, और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना हो गया 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या इसको इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया जा सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, जिनमें से एक टर्म हम लोगों को कैसी फॉर्म का दिख रहा है, क्यूब फॉर्म का दिख रहा है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, और हाईएस्ट पावर क्या होती है 2, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है 3, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, करेक्ट है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मना कर देंगे कि भैया ये इस फॉर्म की नहीं है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में हम लोगों को जो इक्वेशन दे रखी है एक बार इसको लिखें, तो लास्ट पार्ट पर आ गए अब हम लोग, और इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल में x माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो इसको ऐसे रखो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे फॉर्म बन रही है कैसी, ये फॉर्म बन रही है a माइनस बी के होल क्यूब जैसी, और इसका एक्सपेंशन होता है a क्यूब फिर माइनस बी क्यूब फिर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर जैसी फॉर्म का। जस्ट बेटा इस फॉर्मूले के यूज करके इसको एक्सपेंड कर दो, तो पहला टर्म a क्यूब जैसी फॉर्म का, और a की जगह पे x है तो क्या लिखोगे x क्यूब, फिर माइनस b क्यूब होता है, b की जगह पे 2 है तो 2 क्यूब का मतलब 8 हो गया, माइनस 3a स्क्वायर b, a का मतलब x का स्क्वायर और b का मतलब क्या हो गया 2, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a का मतलब हुआ x और b स्क्वायर का मतलब यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें उससे पहले देख रहे हैं कि इक्वल के इधर उधर हमें क्या दिख रहा है क्यूब दिख रहा है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे बेटा माइनस का 4x स्क्वायर एज इट इज, माइनस x और प्लस भी एज इट इज। यहाँ पर क्या दिखा माइनस का 8, माइनस का देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6x स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर क्या बन जाता है 4 3 जा 12x बन जाता है।
सारे टर्म्स को हम लोग बेटा एक तरफ लेकर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला टर्म एज इट इज लिख दो 4x², इसको लाओगे तो प्लस में आएगा 6x², इसको एज इट इज लिखो और इसको लाओगे तो माइनस का 12x हुआ, प्लस का 1 है एज इट इज रखो और इसको लाओगे तो प्लस का 8 एंड दिस इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस का 4x², ये प्लस का 6x² है तो क्या रहेगा 2x²। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 13x और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 9 एंड दिस इक्वल टू 0। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, जिनमें से एक है क्वाड्रेटिक टर्म, दूसरा लीनियर और तीसरा कांस्टेंट टर्म है। तो बेटा कौन सी फॉर्म? एग्जैक्टली यही फॉर्म बन रही है, ax² + bx + c = 0 जैसी फॉर्म। Hence this is a quadratic equation। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों को 4 सिचुएशंस दे रखी हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि दी गई 4 सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, हालांकि उन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, इस सिचुएशंस को हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। राइट, तो चलिए आते हैं पहली सिचुएशन पर। इसमें हम लोगों को दिया है the area of the rectangular plot is 528 meter square, the length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth, we need to find the length and the breadth of the plot। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। साथ में एक रिलेशन और दे रखा है, बोला गया है कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के डबल से 1 मीटर ज्यादा है। और अब अगर हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है तो इस चीज को फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन समझ आ गया, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। देखो कभी भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो यहाँ पे ना 2 कंडीशंस होती हैं। उन दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन का यूज तो हम लोग वैल्यूज को लेट करने में करते हैं, और जब वैल्यूज लेट कर लेते हैं तो उन वैल्यूज को बेटा दूसरी सिचुएशन में हम लोग फिट करते हैं। बात क्लियर है? तो हम लोग किसका यूज करेंगे वैल्यूज को लेट करने में? देखिए हम लोग इस कंडीशन का यूज करना है कि भाई जो लेंथ है वो किसके बराबर है, इसकी ब्रेथ के डबल से 1 मोर मीटर। करेक्ट है, तो हम लोग इस चीज का यूज करेंगे वैल्यूज को लेट करने में। अच्छा किसको लेट किया जाता है पहले? देखो जब भी कभी स्टेटमेंट दे रखा होता है ना, देखिए इस स्टेटमेंट को हम लोग देखें, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जिस भी चीज का जिक्र बाद में किया गया है, देखो 2 चीज है ना, एक तो लेंथ और दूसरी क्या है, ब्रेथ। एक स्टेटमेंट के अंदर जिन 2 चीजों का जिक्र किया जाए और जिस चीज का जिक्र बाद में किया जाता है ना, उसको हम लोग जनरली लेट करते हैं। तो किसको लेट किया जाए? ब्रेथ को, और इसके बेसिस पर हम लोग क्या निकालते हैं? लेंथ निकाल रहे हैं। और फिर लेंथ और ब्रेथ पता हो तो किस सिचुएशन में? इस दूसरी सिचुएशन में यूज करते हैं। बात क्लियर है? तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट द ब्रेथ of the plot be x मीटर। मान लिया कि जो भाई ब्रेथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो कितनी है? x मीटर। Therefore according to question the length, तब लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ द प्लॉट भी क्या बोला है? डबल से, ब्रेथ के डबल से 1 मीटर ज्यादा। तो ब्रेथ क्या है? x है, तो इसका डबल क्या होगा? 2x, और इससे भी 1 मीटर ज्यादा का मतलब हो गया 2x + 1। करेक्ट है? तो ये है बेटा ब्रेथ और ये है क्या? लेंथ। अब क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी भाई? इसका एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द प्लॉट कितना दिया है हम लोगों को? 528 मीटर स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होता है एरिया किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का? हम लोगों के हिसाब से होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें पता है कितनी है? 2x + 1। ब्रेथ हमें पता है कितनी है? x। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा? एरिया। तो मतलब हम लोग एरिया की जगह पे क्या रख सकते हैं? उसकी जगह पे रख सकते हैं 2x + 1 और इनटू में ब्रेथ यानी कि x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब बेटा x ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो। x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 2x²। x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को x एंड दिस इक्वल टू 528। इसको भी बेटा इधर लेके आ जाओ, तो 2x² + x माइनस का 528 इक्वल टू 0, और यही हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको कि सॉल्व करके हम लोग इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्पेस हम लोग कर लेते हैं।
राइट। तो सेकंड पार्ट में बेटा हमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट में हम लोगों को बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो भाई कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, बात समझ आई। और इनका प्रोडक्ट दे रखा है कितना, 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, और हमें क्या फाइंड करने हैं बेटा, इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो जब भी हम लोग कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में डिफरेंस कितने का होता है, 1 का होता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर 10 एक पॉजिटिव इंटीजर है तो अगला क्या होगा, जस्ट 1 प्लस कर दें, मतलब 11 हो जाएगा। यही चीज बेटा लेट करते हुए भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर को x माने तो अगला निकालने के लिए जस्ट क्या कर दें, 1 प्लस कर दें, मतलब x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं। तो लेट द टू consecutive positive integers b, पहला क्या लेट कर लिया x, और दूसरा क्या होगा तब 1 प्लस कर दिया जाए, यानी कि x प्लस 1। तो अब हम लोगों के पास में दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 306 के बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई इन दोनों का प्रोडक्ट, पहला x है दूसरा क्या है x प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के बराबर है। x ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर दोनों टर्म्स को करेगा मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 306। क्या करिए 306 को भी बेटा इधर लेकर आ जाओ, तो x स्क्वायर प्लस x, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 306 एंड दिस इक्वल टू 0, और ये आ गई ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म। मतलब यही है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया बेटा आंसर नेक्स्ट पार्ट का। अब जब हम लोगों ने दो पार्ट्स कर लिए हैं तो बेटा मूव करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर। सो थर्ड पार्ट में हम लोगों को बोला है रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम है। द प्रोडक्ट ऑफ, मिस कर दिया, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज होगा यहाँ पर, the product of their age is 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई जो रोहन की मम्मा है वो रोहन से 26 इयर्स ज्यादा बड़ी है। तो रोहन की मम्मा रोहन से 26 इयर्स ज्यादा बड़ी है। फिर बोला है कि 3 साल के बाद में जो उनकी एजेस होंगी उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो हम लोग रोहन की एज अगर निकालना चाहें तो उसके लिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो किसकी एज निकालनी है बेटा, रोहन की निकालनी है। तो लेट किसकी करें, जब रोहन की निकालनी है तो रोहन की हम लोग लेट कर लेते हैं, प्रेजेंट एज। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पर लेट किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी कितनी, x हम लोगों ने मान ली। तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोहन की जो मम्मा है वो तो बेटा रोहन से कितनी बड़ी है, 26 इयर्स ज्यादा है ना उनकी एज। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मॉम इक्वल कितनी होगी, इससे कितनी ज्यादा बड़ी, 26 इयर्स, यानी कि x प्लस 26 इयर्स हो जाती है मम्मा की एज। अब किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 3 इयर्स बाद के कॉन्टेक्स्ट में, 3 साल बाद के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे छोटी सी हेडिंग लगाओ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो बेटा अभी दोनों की प्रेजेंट एज हमारे पास में है, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, या फिर 3 इयर्स हेंस भी हम लोग कह सकते हैं। तो 3 साल के बाद में रोहन से एज कितनी होगी, रोहन की एज कितनी होगी, देखो आज की डेट में रोहन की एज क्या है, x इयर्स, तो 3 साल के बाद में 3 साल ही बढ़ेगी, मतलब इसकी कितनी होगी तब, x प्लस 3 इयर्स होगी। अच्छा रोहन की मम्मा की कितनी एज होगी, तो रोहन्स मॉम एज, आज की डेट में रोहन की मॉम की एज क्या है, x प्लस 26, तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी बेटा, 3 साल ही बढ़ेगी, जस्ट प्लस कर दें। तो इसका मतलब 3 साल के बाद में रोहन की मॉम की एज कितनी हो जानी है, दोनों को प्लस कर दें तो x प्लस 29। बात क्लियर है। तो ये एज है बेटा किसकी, रोहन की 3 साल के बाद में, ये एज है किसकी, रोहन की मॉम की 3 साल के बाद में। और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल के बाद में जो दोनों की एजेस होती है उसका प्रोडक्ट कितना है, 360 है। तो भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हो, रोहन के 3 साल बाद एज क्या है रोहन की, x प्लस 3, और मॉम की क्या है, x प्लस 29। तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, 360 के। अब जस्ट क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो x का मल्टीप्लाई बेटा x में करेंगे तो क्या बना, x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 29 में तो 29x।
अब 3 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो बन जाएगा 3x और 3 का मल्टीप्लाई 29 में करोगे तो ये बन जाएगा 87 एंड दिस इक्वल टू 360। ठीक है, अब बेटा सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा और एक्स स्क्वायर दोनों को प्लस कर दोगे तो ये बन गया 32x, यहाँ पर क्या है 87 और इसको ट्रांसपोज करते हैं तो ये बन गया माइनस का 360 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, कौन सा नंबर बड़ा है नेगेटिव, अब इसमें से बड़े नंबर में से छोटे को माइनस, तो 10 में से 7 गया तो क्या बचा 3, यहाँ पे रह गया 5 में से 8, 5 का मतलब 15 में से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ पे 2 रह जाएगा तो यहाँ बन गया 273 एंड दिस इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कि सॉल्व करके हम लोग रोहन की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। अधिक समझ आ गया है, तो चलिए इसको हटाते हैं। अब जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को a train travels a distance of 480 km in a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more. To cover the same distance, we need to find the speed of the train. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। अब अगर ऐसा होता कि ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाता, तो ऐसा कर देने से उस ट्रेन को वही डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लग जाते। और अब अगर हम लोग इस सिचुएशन में उस ट्रेन की स्पीड फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है। फाइनली हमें क्या निकालना है, हम लोगों को ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो बेटा लेट कर लिया जाए किसको, ट्रेन की स्पीड को। तो यहाँ पर हम लोगों ने लेट किया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, डिस्टेंस कितनी दे रखी है हम लोगों को, डिस्टेंस बेटा हम लोगों को दे रखी है 480 किलोमीटर। ठीक है, जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस है बेटा 480 किलोमीटर, तो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हुए 480 किलोमीटर की डिस्टेंस उस ट्रेन ने कितनी टाइम में कवर करी होगी। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर कितनी डिस्टेंस 480 किलोमीटर इक्वल टू व्हाट, देखो टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है बेटा इस केस में 480 है और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर है। और क्योंकि स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पे r दिख रहा है, इसका मतलब ये टाइम किसका निकला, ये टाइम निकला आवर्स में। क्लियर है बात यहाँ तक। ये कब है, ये तब है टाइम बेटा जब यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन चलती है, जो कि उसकी इनिशियल स्पीड थी उस स्पीड से चलती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। क्या बोला है, ट्रेन की स्पीड अगर कम हो जाए कितनी 8 किलोमीटर पर आवर, तो फिर उसको 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नाउ द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है। देखो पहले तो स्टैंडर्ड केस में तो किस स्पीड से चल रही थी x किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है, मतलब x किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर कम कर दी, तो ये क्या हुई बेटा, ये हो जाती है न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा, डिस्टेंस में कोई भी चेंज है क्या, या वही डिस्टेंस है, क्वेश्चन कह रहा है उसी डिस्टेंस को कवर करना है और 3 घंटे ज्यादा होते हैं तब। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस जो पहले थी बेटा वही है, तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस हुई। अब इसका मतलब टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, यानी कि कौन सा टाइम निकाल रहे हैं हम लोग, नया टाइम। सो न्यू टाइम टू कवर 480 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी है x माइनस 8 है। बात यहाँ तक समझ आती है। अगर इस टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं t1 से और इस टाइम को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं t2 से, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा हम लोगों को क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को बोला है कि जो नया टाइम है वो नया टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा है किससे, पुराने टाइम से। दो टाइम को कंपेयर करना है, नया टाइम और पुराना टाइम। तो नया टाइम है बेटा क्या t2 और पुराना टाइम क्या है t1। तो बेटा ये टाइम ज्यादा है किससे, इस टाइम से, कितना 3 यूनिट ज्यादा, यानी कि 3 आवर्स ज्यादा है। तो अगर ये 3 घंटे ज्यादा है इस टाइम से, तो जस्ट क्या करें, 3 घंटे हम लोग इसमें प्लस कर दें। ठीक है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि इस टाइम में से इस टाइम को अगर माइनस कर दें तो भैया जितना ज्यादा है उतना ही बचेगा ना, तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, 3 मिलने वाला है।
अब बेटा इनकी वैल्यूज रख दो। T2 की जगह पे क्या रख सकते हो, देखो इसकी जगह पे रख सकते हो 480 अपॉन x माइनस 8, माइनस T1 की जगह पे क्या रख सकते हो, देखो इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग 480 अपॉन x एंड दिस इक्वल टू 3। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस है बेटा, क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, दोनों का एलसीएम आया x और इनटू में x माइनस 8। अब x माइनस 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, x है, तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर यानी कि x का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर 480 के साथ करेंगे तो कितना बन गया 480x, माइनस का साइन है बेटा रखो। अब x यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है x माइनस 8, तो इस x माइनस 8 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 480 के साथ में, तो 480 का साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 का एंड दिस इक्वल टू, इक्वल में क्या है 3, एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे देख रहे हैं 480 दोनों टर्म्स में, तो बेटा 480 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा x माइनस, फिर यहाँ से क्या बचा x माइनस 8 अपॉन में क्या बचा x इंटू एक्स माइनस 8, और इस साइड में क्या है 3 है। समझ आ रहा है। अब बेटा ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 480 और ये हो गया x, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज, तो x तो नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। बेटा इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का मल्टीप्लाई x में किया तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 8 में करेंगे तो माइनस 8x और इक्वल में है 3। हम लोग देख रहे हैं 3 इधर भी है और 480 का भी एक फैक्टर 3 होता है ना, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3, और जब बेटा दोनों साइड्स को हम लोग 3 से डिवाइड करें तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा कितना 160। ठीक है, यहाँ देखें तो x से x कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा 8 अपॉन में क्या रहा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इस साइड को भी 3 से डिवाइड किया तो ये क्या मिला यहाँ पर हम लोगों को 1। अब हम लोग देखो 16 का मल्टीप्लाई 8 में कर रहे हैं, तो 16 8 जा 128 और साथ में 0 आ गया। इसको बेटा इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ऐसा करो इसको भी इधर लेकर चले जाओ, तो बेटा एक्स स्क्वायर लिखा, फिर माइनस का 8x और इसको भी इधर ले जाएंगे तो माइनस का 1280 एंड दिस इक्वल टू 0। ये हो गई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कि सॉल्व करके हम लोग ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।